हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं टूल एंड टेक्निक के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेके आई हूँ। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो आप एक बार एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के आएँ, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी क्वेश्चन अच्छे से देख के जाएँ, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। मेहनत की गई है, आप अच्छे से उसको देखें, समझें, ठीक है। उसके बाद ही आप जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिया है, वो क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो है मिनीमाटा रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है। देखो ये दो रोग है, एक तो मिनीमाटा और एक इटाई इटाई, मैंने एक जगह लिए। मिनीमाटा जो रोग है, वो जो रोग हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, और दूसरा जो इटाई इटाई है वो किसकी वजह से हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लेना कि जो मिनीमाटा है वो मरकरी धातु के प्रदूषण के कारण होता है, और जो इटाई इटाई रोग है वो कैडमियम की वजह से होता है। दोनों एक ही पेज में दो क्वेश्चन है, दोनों को देख लेते हैं। तो मिनीमाटा एम से मिनी, एम से मरकरी, ध्यान रख लेना, और इटाई इटाई कैडमियम की वजह से। दोनों ही कहाँ हुए थे? जापान के अंदर हुए थे। दोनों ही कहाँ हुए थे? जापान में हुए थे, और दोनों में ही ये जो प्रदूषित है उसकी वजह से हुआ था। तो मरकरी की वजह से तो हुआ था कौन सा रोग? आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कब हुए थे ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। इटाई इटाई का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखना। इटाई इटाई का जो मतलब होता है इट हर्ट, मतलब दर्द ही दर्द। ये 1912 में स्थानीय लोगों के द्वारा इसको इटाई इटाई नाम दिया गया था। जिस बीमारी में हड्डी और जोड़ों में इतना तेज दर्द होता है कि मरीज अक्सर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। मिनीमाटा की बात करें तो ये 1956 की बात है, जापान में ही हुआ था 1956 के अंदर। और जापान के कहाँ पर? कुमामोटो प्रांत में मिनीमाटा शहर में किया गया था। तो मिनीमाटा शहर का नाम है इसलिए। तो यहाँ पे मिथाइल जो मरकरी है उस कचरे को पानी में छोड़ दिया था, जिस वजह से ये बीमारी हो गई थी। तो दोनों बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनीमाटा और दूसरी है इटाई इटाई रोग। ध्यान से देख लेना, बहुत ये पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना। मिनीमाटा में एम से मरकरी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, नेक्स्ट की। मॉनिट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल, ये दोनों इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है वो क्या है, और जो कौन सा है आपके मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की मैं बात करूँ, और दूसरा क्योटो। तो देखो मॉनिट्रियल जो है, मॉनिट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन के लिए हुआ था, बस ये ध्यान रखना। और जो क्योटो हुआ था वो ग्रीन हाउस गैस के लिए हुआ था, ठीक है। नहीं भी आए तो केजीएफ याद कर लेना, ग्रीन हाउस गैस वाला। तो क्योटो ग्रीन हाउस के लिए तो याद रह जाएगा। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, कहाँ गया क्रसर, ये रहा। और जबकि क्योटो प्रोटोकॉल है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में हमने जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एमिशन को कम करने की बात की थी, जबकि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में जो गैसेज ओजोन को नुकसान पहुँचाने की बात मतलब नुकसान पहुँचाती थी उनके बारे में हमसे बात की गई। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ, हस्ताक्षर कब किया गया, साइन कब किया गया, ये सब आप ध्यान से रखोगे। साथ ही साथ ओजोन डे कब बनाया जाता है ये भी ध्यान रखोगे आप, 16 दिसंबर को, ठीक है। और प्रोटोकॉल पे साइन अगर मैं बात करूं तो वो किया गया था 87 के अंदर। क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था, तो मैं बोलूंगी 1997 के अंदर, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब जिन गैसों पे बात की गई है, तो कितनी ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना यहाँ पे 6 ग्रीन हाउस गैसेज को शामिल किया गया है। बहुत अच्छे से ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार कुछ ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि कौन कौन सी जो गैसेज है उनको वहाँ पे पूछा गया है। तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी गैसेज है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल में किन किन गैसेस को हमने यहाँ पे लिया था। एक मिनट रुकना,
ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताओ या कमेंट में मैं इसको पिन कर दूंगी। CFC मीथेन ये तो है ही, साथ ही साथ SP6 था, और ये कुछ गैसेस हैं मुझे भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके जीवित और बिना रंगे हुए अनस्टेन कोशिकाओं को देखने के लिए सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप कौन सा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोस्कोप में से, तो आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे लिविंग सेल देखनी है और जिसमें किसी स्टेन का हम यूज़ नहीं करते, वो है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ध्यान रखना। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक मिनट, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और कैसा होता है, मैग्नीफाइड होता है। आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गैस क्रोमेटोग्राफी में गतिशील चरण के रूप में किन गैसों का उपयोग किया जाता है। तो ये हीलियम और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है। तो ये है मिथाइल स्वेट को कहा जाता है। तो ऊपर वाले का जो आंसर था वो था सी। बात करूं 8 का आंसर है तो वो होगा ए। उच्च प्रदर्शन तरल क्रोमेटोग्राफी HPCL में HPCL का पूर्ण रूप क्या है। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, बी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको रखना है। बाकी इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। आपको हर तरीके से पेपर की तैयारी करनी है, इजी वे में भी, हार्ड में भी। ऐसे नहीं कि सारे हार्ड यार्ड पढ़ जाओ, इजी कुछ करके ही नहीं जाओ, ठीक है। तो पेपर कैसा भी आ सकता है। नेक्स्ट है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA अणु किस और गति करते हैं। तो देखो DNA होता है नेगेटिव, तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो ये जाएगा एनोड की तरफ, ध्यान में रख लेना, एनोड की तरफ। फिर इसको देखने के लिए किस डाई का यूज किससे किया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड, कैसा रंग देता है, नारंगी रंग देता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे किसकी बात करते हैं अपन, आकार की। जो जिसका आकार छोटा है वो आगे भागेगा, जिसका मोटा है वो पीछे भागेगा। नेक्स्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जिसमें बंधन हम देखते हैं, जैसे एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच का कनेक्शन है, वो वाली में लक्षित अणु को स्थिर चरण से बांधने वाले अणु को, कि एक तो होता है आपके फेज होती है वो इमूवेबल होती है, ठीक है, बिल्कुल स्टेशनरी फेज होगी, और एक उसके ऊपर मूव करेगी। तो यहाँ पर उस अणु को हम लिगेंड कहते हैं, ये आप ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10वें का आंसर हो जाएगा ए। मैं साथ के साथ लिखते चली जा रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करें 12वें क्वेश्चन की। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में प्रोटीन और लिगेंड के बीच किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। तो ध्यान में रखना, ये होती है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, NC बॉन्ड होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करें अपकेंद्रीकरण की, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये अपकेंद्रीय बल पे सिद्धांत पे कार्य करता है। सीधा सा सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे 14 क्वेश्चन, कि अपकेंद्रीकरण तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से निम्न में से किस आधार पर कणों को। तो यहाँ पर मुख्य रूप जो होता है वो होता है उसकी साइज और उसकी डेंसिटी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देख के जाना, इनको आपके लिए बहुत ही मतलब क्या यूजफुल होने वाले हैं ये। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की अधिकतम गति कितनी होती है। तो इसकी अधिकतम गति 1,00,000 RPM रन पर मिनट से भी ज्यादा होती है। तो इसका ग आंसर होगा सी, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये ध्यान में आपको रखना है। किस सिद्धांत पे काम कर रही है भाई, कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। किस आधार पर पार्टिकल अलग होंगे, आकार और घनत्व के आधार पे होंगे। कितनी स्पीड है, 1,00,000 से ज्यादा स्पीड यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बात करूं, निम्न में से किस मिश्रण को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा। कि भाई अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो, अगर मुझे ब्लड से प्लाज्मा को अलग करना है, तो आप सभी को पता है ब्लड को रख देंगे और प्लाज्मा की अगर डेंसिटी वाइज है तो वो अलग किया जा सकता है, तो इसमें इसका यूज करेंगे, करेक्ट है। दूध से मक्खन निकालना, क्लियर सी बात है, घर में यही वो मम्मी क्या छाछ बनाती है तब क्या करती है भाई, वो रही से उसको घुमाती है तो मक्खन ऊपर की तरफ आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से गोल गोल घूमता है, यहाँ पे भी काम आएगा। यूरिन टेस्ट में कणों को अलग करना, ये भी काम में आएगा। लेकिन पानी से नमक को अलग करना ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ग ऑप्शन हो जाएगा कि किस विधि का उपयोग किसको नहीं किया जा सकता। तो पानी से नमक, तो पानी से नमक को किस विधि द्वारा
अलग किया जाएगा, वो किया जाएगा वाष्पीकरण की विधि के द्वारा, ऐसे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अपकेंद्रण बल में जी फोर्स लगता है, आरसीएफ रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किस बात को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में उत्पन्न अपकेंद्रीय बल को ये दर्शाता है। अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चन को देख के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो फिश है ना, फिश फ्लोरोसेंट टेक्निक, इसका क्या उपयोग है? देखो ये टेक्निक आपके बहुत अच्छे से दे रखी है, तो इन टेक्निक में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको टेक्निक से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाओ। तो इसका जो मुख्य, एक मिनट, फिश क्या है क्वेश्चन, कि फिश तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फिश तकनीक का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो, फिश तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होगा, मछली पालन तकनीक का मुख्य उद्देश्य, आप कमेंट करके मुझे बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। इसमें आई थिंक ग आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसका मुख्य बिल्कुल सही बात है, ग इसका मुख्य ऑप्शन होगा कि डीएनए के ऊपर विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस को बताना, सॉरी, गुणसूत्र के क्रोमोसोम के ऊपर विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस को पता लगाना इस फिश का उपयोग, मतलब काम होगा। फिश का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के दौरान लक्ष्य अनुक्रम की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रॉप्स का यूज किया जाता है, रेडियो लेवल चीजों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आता है, मैं इनको देखो समझा नहीं रही हूँ, मैं ओनली आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, समझाने का टाइम अभी नहीं है। नेक्स्ट, फिश तकनीक में इन सीटू शब्द का क्या अंतर है? इन सीटू का मतलब वो अपनी जगह ही है, इन सीटू, ठीक है। जैसे आप इन सीटू और एक्स सीटू याद करते हो ना, वैसे ही यहाँ इन सीटू का मतलब है जीवित कोशिका या उत्तक के अपने मूल स्थान पर अवस्थित होना। ग इसका आंसर होगा सी। बात करें जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग किया जाएगा ट्रांसजेनिक पौधों में गुणसूत्रों की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, तो इसका का मतलब ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आएगा, 21 क्वेश्चन हमने देख लिए। 22वां क्वेश्चन, एलाइजा का पूरा नाम भाई बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको एड्स के निदान डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा बोल रहा हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट, एलाइजा टेस्ट में एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान के लिए हम यहाँ पे एंजाइम का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ एंजाइम के उपयोग से ही हम क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके, एलो और एलाइजा किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये भी बहुत बार पूछा गया, एड्स के लिए। नेक्स्ट देखो, एलाइजा दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की मैं बात करूँ तो डायरेक्ट में खोजा जाता है एंटीजन को, और इनडायरेक्ट की मैं बात करूँ तो इसमें खोजा जाता है एंटीबॉडी को। ध्यान रखना, तो डायरेक्ट एलाइजा किसे खोजने के लिए उपयोग में लिया जाता है? एंटीजन को, और इनडायरेक्ट किसको खोजने के लिए लिया जाता है? वो लाया जाता है एंटीबॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाइजा टेस्ट में एंजाइम की गतिविधि को नापने के लिए कि एंजाइम किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो देखो यहाँ कलर की बात करते हैं अपन, है ना, तो कलर के हिसाब से हम करते हैं, कलरीमीटर का हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, कलरीमीटर का उपयोग करेंगे। किस विधि का उपयोग करेंगे? कलरीमीटर का। फिर डीएनए डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डीएनए की सीक्वेंस पता करना, और डीएनए की सीक्वेंस में क्या होंगे भाई? न्यूक्लियोटाइड, एटीजीसी, तो इनकी सटीक, उनका जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो ज्ञात करना डीएनए सीक्वेंसिंग का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य बहुत अच्छे से आना चाहिए, कहाँ कौन सी टेक्निक उपयोग हो रही है वो अच्छे से आना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सेंगर सीक्वेंसिंग विधि में किस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का उपयोग किया जाता है? आप इनको पढ़ के जाए, सेंगर वगैरह को अच्छे से। ये DDNTP का यूज़ किया जाता है, और ये जो DDNTP अणु है इनका मुख्य कार्य क्या होता है? DD है ना, मतलब उसको टर्मिनेट करेंगे, रोक देंगे, तो चेन
टर्मिनेशन का इनका काम होगा, तो ऊपर वाले का आंसर बी, नीचे वाले का भी आंसर बी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन, देखो क्या है। मैक्सम और गिलबर्ट द्वारा विकसित डीएनए सीक्वेंसिंग विधि किस, अब देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे। पहली बात तो डीएनए सीक्वेंसिंग विधि किसके द्वारा खोजी गई, इंपॉर्टेंट आ गया, मैक्सम और गिलबर्ट के द्वारा। किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, ये सिद्धांत का पे रेडियो लेबलिंग और रासायनिक जो क्लीवेज है उनके बीच में उस पर काम करेगी। नेक्स्ट ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर फ्लोरोसेंस डाई का यूज किया जाता है और बीम का यूज किया जाता है। तो ऊपर वाले का आंसर ए और 31 का आंसर आएगा आपके बी। ठीक है, नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। स्पेक्ट्रोस्कोपी मूल रूप से किसका अध्ययन है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्य है कि पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनका किसी जो पदार्थ है उसके साथ कैसी वो प्रक्रिया कर रहा है, इसका ये संबंध होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक कंपन के लिए उपयोग की जाती है, तो आणविक कंपन के लिए आई थिंक NMR की जाती है। मैं और इसको देख लेती हूँ, एक मिनट। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक कंपन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाती है, आणविक अध्ययन के लिए, सॉरी यहाँ पे होगा NMR नहीं होगा, ये IR होगा, इंफ्रारेड है ना, तो इसका आंसर होगा बी। और इसको कंफर्म कर लेना भाई, मैं बता दूंगी, और है ना। लास्ट नहीं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है NMR में NMR की फुल फॉर्म क्या है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। सभी टेक्निक की जो फुल फॉर्म है बहुत अच्छे से याद करके जाएं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नीचे मेंशन भी कर रखा है। तो HPCL की हमने पढ़ी, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन वाली की पढ़ी, फिश की पढ़ी, GISH की फुल फॉर्म पढ़ के जाना, LIC का फुल फॉर्म पढ़ के जाना, NMR की फुल फॉर्म पढ़ के जाना। ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्वेश्चन ज़्यादा राइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 35 क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ जाइए भाई। 35 नहीं आया, नेक्स्ट देखो 35 क्वेश्चन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन गन का फिलामेंट किसका बना होता है, देखो दो होती है टैम और सैम, दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए। मैंने माइक्रोस्कोपी आपको पढ़ा रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। उसके मैंने MCQs भी अलग से भी करवा रखे हैं, वो भी आप जरूर देख के जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टंगस्टन का उपयोग करता है, ए इज द करेक्ट आंसर। किसी नमूने की सतह की 3D इमेज देखने के लिए हम करेंगे सैम का उपयोग। 3D इमेज के लिए किसका उपयोग करेंगे, सैम का। तो सैम और टैम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए, एग्जाम से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाए। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।